हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें सर इस मोल फ्रैक्शन को। देखो, इसके लिए एक सिचुएशन ले लो। मैंने लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में आई हैव टेकन टू कंपोनेंट्स। एक ले लिया ए और दूसरा है बी। देयर आर टू कंपोनेंट्स इन दिस कंटेनर। एक सॉल्यूशन है ए और बी का। ठीक है, राइट। अब ए के कुछ मोल्स हैं, बी के कुछ मोल्स हैं। ए के मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। Na क्या चीज है? Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, राइट। ठीक है। Nb क्या है? Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। ठीक है। Nt क्या हो जाएगा? Nt मीन्स N टोटल। N टोटल इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एन टोटल क्या है? एन टोटल इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब मान लीजिए ए के मोल्स ले लीजिए 4। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो एन टोटल क्या हो जाएगा? एन टोटल विल बी इक्वल टू, एन टोटल हो जाएगा 4 + 6 एंड इट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, राइट। अब कहते हैं सर मोल फ्रैक्शन पढ़ाना है। ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे इसको स्टडी करेंगे इसमें? देखो, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप कैसे निकालेंगे? सर हमें तो ये नहीं पता व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन यू शुड मस्ट नो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? देखो, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, ए या बी। जैसे इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वन इज ए अनदर इज बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। किसका? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the components present in solution में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके मोल्स। मतलब देखो, मान लीजिए आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम। ठीक है सर। तो यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, ए का नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको दिया हुआ है। कितना है सर? 4 है। तो Na बेसिकली Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb हो गया ना। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 + 6। ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, मतलब 0.4 आ गया। क्या है ये? व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अगर आपने ना किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए आपके पास यू शुड हैव टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये नहीं पता तो आप नहीं निकाल सकते। मींस जिसका मोल्स निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके तो मोल्स होने ही चाहिए। बाकी द रिमेनिंग कंपोनेंट जो है उनके भी आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, राइट। ठीक है, दैट्स राइट सर। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मतलब ठीक है, ये तो निकाल तो दिया, वी हैव कैलकुलेटेड, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये बात समझ में आ गई फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। इट इज द रेशियो किसका? जिसका हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
का रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, मोल फ्रैक्शन को। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से। काई, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस काई। देखो, मैं पहले लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। ये है काई का सिंबल, राइट, इट इज इलोंगेटेड एक्स, यू कैन से, राइट, काई। अब मैं अगर ये कहता हूं काई ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। देखो, क्या होगा, काई ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। काई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, इसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है सर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है इस मोल फ्रैक्शन की, ये मैं भी आपको बताता हूं। होप यू हैव गॉट दिस। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो हो जाएगा काई बी, ठीक है। ठीक है सर, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मोल फ्रैक्शन के। देखो, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो ये है क्या कि नंबर वन, क्या कैरेक्टरिस्टिक, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो, अब मान लीजिए ये है आपके पास एक कोई पिज्जा, राइट, एंड इन दिस पिज्जा सपोज मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। ये 4 पार्ट्स में मैंने इस पिज्जा को डिवाइड कर दिया एंड आपको मिल रहा है ये पार्ट। तो बताइए टोटल कितने पोर्शन थे सर, टोटल थे 4, आपको कितना मिला 1। तो आपका मोल फ्रैक्शन, मतलब आपका फ्रैक्शन, आपको कितना फ्रैक्शन मिला सर, 1/4 मिला। तो वैसे ही अब ठीक है, ये आपको मिला 1/4, रिमेनिंग ये 3 आपके फ्रेंड के पास हैं। अगर मैं इनको दोबारा से मिला देता हूं, आपके पोर्शन को और आपके फ्रेंड के पोर्शन को, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 1 पिज्जा। मतलब सर आप हमें क्या बताना चाहते हैं इससे, से व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में होते हैं, उनके सम को, उनका अगर मैं सम कर दूं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, is always equal to 1। इन सबके, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड करता हूं, आई विल गेट 1। रिमेंबर दिस थिंग। मैं यहां पर लिख भी देता हूं इस चीज को, मीन्स काई ए प्लस काई बी, अब मे बी कोई और भी कंपोनेंट्स हो, मैंने 2 ही लिए यहां पे, इज इक्वल टू 1, ठीक है, राइट। थर्ड, what I want to tell you is mole fraction does not change with temperature। mole fraction जो है ना, mole fraction does not change with temperature। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं, इससे मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, इससे मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला, सम बता दिया, कोई यूनिट नहीं होती वो बता दिया, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। एक है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं और मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट मोल परसेंट। मतलब इफ आई मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन with 100, what will I get, I'll get mole percentage। so multiplying क्या, multiplying mole fraction with 100 give mole percent। ठीक है सर, और भी कुछ है, देखो, with the time
यू विल लर्न सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। अभी के लिए आपको ये बातें तो पता होनी ही चाहिए, राइट? ठीक है, दैट्स राइट। इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, सम वन होता है, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाता है मोल परसेंट, राइट? अच्छा, ठीक है, दैट्स गुड। अब आप क्या कहते हैं, आगे क्या करना है? देखो, इन ऑर्डर टू प्रोसीड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे मैं ए और बी लेता हूं जनरली, तो टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक है? एक सॉल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी। इफ total number of moles in solution are 100, 100 ज्यादा हो जाएगा, 10 ले लो, 10, and number of moles of A are 2, find out mole fraction of बी। आपको बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब कहते हैं सर अब वो कैसे करें, हाउ टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन? देखो, ये नहीं कि इट्स वेरी इजी, आपको सब कुछ बताया हुआ। क्या करें, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना? ए का, राइट? फॉर्मूला लिख दो, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट सर? अब आप ये कहते हैं कि सर हमें तो बी के मोल्स नहीं दिए हुए, नॉट एन इश्यू, एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, राइट? ये है 10 एंड एन बी इज 2, एन बी नहीं सर, एन ए, हाँ एन ए 2 है, और एन बी कितने हैं सर? नहीं पता। ओके, यू हैव टू फाइंड एन बी, तो ये अगर 10 - 2 तो एन बी हो जाएगा आपका 8। अब आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू मोल फ्रैक्शन यू शुड हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है? ठीक है, ए का तो पता था लेकिन बी के नहीं पता था, तो बी के हमने पहले निकाले। 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, तो 2/10, ये हो गया 0.2, राइट? राइट। अब आपसे अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये भी कहता है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देन नीड नॉट टू डू दिस कैलकुलेशन। आपको मैंने बात बताई हुई है, क्या बताई हुई है? काई ए प्लस काई बी, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, दैट्स राइट सर। सो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.8, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट? सो होप यू आर गेटिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखो, दो जो मैंने एग्जांपल लिए ना, उनमें आई हैव गिवन यू द मोल्स। ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हो, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, क्या ले, व्हाट टू टेक, कुछ भी ले लेते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हो, राइट? होप यू हैव गॉट दिस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क, राइट? योर माई नंबर इज विथ यू। अब आप क्या कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए हों, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, NaCl NaOH। इफ 120 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 126 gram of H2O. Find out mole fraction of NaOH। आपको NaOH का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। आप कहते हैं ठीक है सर, अब कैसे करें? देखो, मैंने आपको क्या बताया, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द
कंपोनेंट्स, राइट। अच्छा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो पहले तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब गिवन मास कितना है 120। मोलर मास NaOH का कितना होता है, 1 मोल NaOH का मोलर मास 40। सो 120 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास आ गए 3 मोल्स, राइट। अच्छा, ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? गिवन मास कितना है वाटर का? 126। ओके, मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18। तो भाई ये हो गया 18 से 126, ये हो गया 7। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया आपके पास 7, राइट। ओके, अब आप क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है सर NaOH का। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। ठीक है सर, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 मीन्स 3/10, सो इट इज 0.3। आ गया आंसर। अगर वाटर का भी निकालना है तो वही सेम फॉर्मूला, मतलब ये कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट अभी बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है H2O का, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3, आंसर आएगा 0.7। ठीक है, ये किसका मोल फ्रैक्शन आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट। अच्छा, ठीक है, देखो कई बार ना कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते क्वेश्चन को। क्या? मान लीजिए सपोज यहां पे आपको ग्राम नहीं दिया हुआ, अभी तो ग्राम दिया ना। मान लीजिए आपको कहता है कि 126 ml ऑफ H2O। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप कहते हैं सर ये तो एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, NaOH का मास दिया हुआ है, क्या करें? देखो यहां पे आपको ध्यान देना है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, दैट इज 1, और क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। अब मतलब देखो, आई एम गोइंग टू इरेज इट, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। अब यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, तो ये मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। वॉल्यूम कितना था? 126 ml, तो ये 126 ml हो जाएगा 126 ग्राम। तो कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट होता है एंड द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, वो ऐसा आपको नहीं करना है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, राइट। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, मतलब मैं मोल फ्रैक्शन को कनेक्ट कर सकता हूं बहुत सारी चीज़ों के साथ। मतलब सर मोल फ्रैक्शन कैन बी कनेक्टेड विथ मोलैरिटी, परसेंटेज W/W, मोलैलिटी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं आपको और क्या बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट PPM। सो होप यू हैव नोटेड दिस थिंग, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, राइट। तो अब आप कहते हैं कि ठीक है सर, PPM के बारे में बता दीजिए। व्हाट इज PPM? कितने बच्चों को PPM के बारे में पता है? देखो, PPM जो है ना, पार्ट्स पर मिलियन है, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। बट व्हाट एक्चुअली इज PPM? देखो, एंड वेयर इज इट रिक्वायर्ड? PPM है क्या चीज, और ये कहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है? देखो, PPM इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। PPM का यूज हम करते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। सर जैसे देखो, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसी चीज फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल अब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इजंट इट और नॉट? अब कहते हैं कि होना चाहिए ऑक्सीजन ब्लड में, इट शुड बी 95 to 100, लेकिन क्या यूनिट है, कभी आपने पूछा? किसी से नहीं पूछा ना। खैर, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ब्लड में शुगर का लेवल कहते हैं कि फास्टिंग में होना चाहिए 70
70 क्या, और विदाउट फास्टिंग होना चाहिए अराउंड 120 नॉर्मल जो लिमिट बताते हैं डॉक्टर्स। क्या 120 क्या 70 क्या, व्हाट इज द यूनिट? वी नेवर फोकस ऑन दीज थिंग्स। हम कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ये इंडियन एजुकेशन में थोड़ा सा जो एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड नॉलेज है ना वो है तो सही, बट स्टूडेंट्स वी फोकस लेस ऑन एप्लीकेशन पार्ट। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं 70, जब मैं कहता हूं फास्टिंग होना चाहिए तो 70 क्या, देखो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब आप ये कहते हो सर मतलब 70 मिलीग्राम इन 1/10 लीटर, डेसीलीटर 1/10 लीटर, तो 1 लीटर में कितना होगा? ये होगा सर 700 mg इन 1 लीटर। अच्छा तो देखो कंसेंट्रेशन कितनी कम है, मिलीग्राम। आप सोच सकते हैं 1 ग्राम से भी कम, 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम से भी कम शुगर होनी चाहिए फास्टिंग के टाइम पे। इट्स वेरी वेरी लेस। सर मतलब हम यहाँ पे पीपीएम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यहाँ पे पीपीएम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये कंसेंट्रेशन पीपीएम में एक्सप्रेस करनी है तो मैं कहूंगा 700 पीपीएम। अच्छा ये कैसे निकाला सर आपने? देखो दिस आई विल टेल यू, यू विल बी एबल टू डू दिस। कैसे करूंगा मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं, लेकिन मैं पहले आपको पीपीएम का फॉर्मूला बता दूं, राइट? और पीपीएम क्या चीज है? जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिख लेना इसको, यू शुड राइट दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू राइट। ओके अब ठीक है सर, फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला जब भी आपने पीपीएम में किसी को कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। देखो जब आपने परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सेंट मीन्स 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकालनी होती है। तो मान लीजिए आपके आए हैं 180 मार्क्स आउट ऑफ 200, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, राइट? आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको निकालना है पर मिलियन तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁶ से, क्योंकि 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶। ठीक है, ये तो होगी फॉर्मूले वाली बात। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा। देखो 10 लाख, आप लोगों को पता होगा कि 10 लाख का मतलब 10 लाख में कितने जीरो होते हैं सर? 6, मतलब 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, अब इस 10 लाख रुपए मान लीजिए मेरे पास हैं और जिसमें आपकी हिस्सेदारी है 1 रुपए की, 1 आउट ऑफ 10 लाख, तो आपकी कंसेंट्रेशन में कहूंगा, आपका शेयर में कहूंगा 1 पीपीएम, मींस 1 आउट ऑफ 10 लाख। देखो मैं लिख देता हूं इसको, 1 आउट ऑफ 10 लाख, 1 आउट ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 1 पीपीएम। और मैं ये कहता हूं कि 1 आउट ऑफ 10 लाख कहो या 10⁻⁶ कहो इज इक्वल टू 1 पीपीएम, है ना? 1 आउट ऑफ 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 पीपीएम। 1 आउट ऑफ 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 पीपीएम। और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख का मतलब 10⁻⁶, तो 1 आउट ऑफ 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1 पीपीएम। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको मैं एलोबरेट करता हूं थोड़ा सा और। क्या है? देखो 1 मिलीग्राम आउट ऑफ 10⁻⁶ मिलीग्राम, ये क्या होगा? ये होगा 1 पीपीएम। आपने कहा सर एक काम करते हैं, इस मिलीग्राम को ना ग्राम में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको 1000 से कर देता हूं डिवाइड, और जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? 10⁻³ ग्राम। तो 1 मिलीग्राम आउट ऑफ 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 पीपीएम। ध्यान रखना, कई बार एंट्रेंस में यूज करने पड़ते हैं शॉर्ट, बिल्कुल उस समय आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। अच्छा, तो 1 मिलीग्राम आउट ऑफ, आपने कहा सर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1 मिलीग्राम आउट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1 पीपीएम अगेन। आपने कहा सर अब वाटर में है अगर सॉल्यूशन तो
वाटर की डेंसिटी 1 होती है, सो 1 kg विल बी इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर 1 मिलीग्राम आउट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ppm अगेन। तो ये सारी चीजें ना आप ध्यान रखना, ठीक है। कई बार शॉर्ट आपको याद रखने पड़ती हैं चीजें, नीड नॉट टू, कि ये नहीं है कि आपको पूरा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा हमेशा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसके बेस पे आप और बेटर इसको समझ सको। क्या क्वेश्चन लें? कुछ भी ले लेते हैं। देखो क्या लें? मान लीजिए मैं लेता हूं कुछ हार्मफुल चीज वाटर में है जो कंटेमिनेट कर रही है वाटर को। लेट इट बी मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है ना अगर मीथेन से रिएक्ट करती है मिथाइल मरकरी बनाती है। एक केस स्टडी हमने पढ़ी थी मीनामाटा पोर्ट की। इट्स वाज लोगों को मेंटल पैरालिसिस हो गया था, मेंटली दे वर पैरालाइज्ड ड्यू टू मिथाइल मरकरी। खैर, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 20 मिलीग्राम मरकरी इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। मान लीजिए 500 ml सॉल्यूशन में 20 मिलीग्राम मरकरी ली हुई है। तो आप कैसे उसकी कंसेंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करेंगे? पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या इफ 20 milligram of Hg is present in 500 ml of solution, express the concentration या find the concentration in ppm। मतलब मरकरी की कंसेंट्रेशन आपको पीपीएम में फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे? आपने कहा सर देखो बहुत ही सिंपल है। अगेन ये हमें ml दिया हुआ है लेकिन एक्वा सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। तो डेंसिटी अगर 1 होगी तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाई वॉल्यूम के। ये जो डेंसिटी का साइन है ना, जो अपने 10th में रेसिस्टिविटी पढ़ा था, वही साइन डेंसिटी का होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। तो इस 500 ml को मैं लिख दूंगा 500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर देखो जो Hg है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, वो डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन आप करते हैं ना इनटू 10⁶ पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने कहा लेकिन सर ये जो मास है ना सॉल्यूट का, ये तो मिलीग्राम में, ये ग्राम में। तो मैंने कहा नॉट एन इश्यू भाई, 500 ग्राम को आप मिलीग्राम में बदल लो। तो 500 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम हो गया ना, ठीक है। दोनों यूनिट सेम हो गई। अब अच्छा, ये कितना था? ये था 20। ये कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन? ये है 500 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ठीक है सर, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁵। ये 2 0, ये 3 है। 10⁻⁶, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻5, है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40 ppm। कितना हो गया? 40 ppm, ठीक है। अब कहते हैं सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इट इज नॉट ऑलवेज कि आप ये सारे फॉर्मूले यूज करो। एक सिंपल सा टर्म मैंने आपको बताया था अभी, क्या? 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर। 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ppm, ठीक है। ठीक है सर, दैट्स राइट। अब आप ये कहते हैं कि हमें कितना दिया भाई? 20 मिलीग्राम है। कितने में? हाफ लीटर में। हाफ लीटर में कितना है? 20 मिलीग्राम है। तो 1 लीटर में कितना होगा? 40 मिलीग्राम। अच्छा, 1 मिलीग्राम अगर 1 लीटर में तो 1 ppm है, और अगर 40 मिलीग्राम इन 1 लीटर होगा तो कंसेंट्रेशन हो जाएगी 40 ppm। आंसर भी तो ये आ रहा है 40 ppm। तो वो चीज याद रख के, क्या यू हैव टू रिमेंबर 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ppm, राइट? नीड नॉट टू डू दिस थिंग, आंसर इज स्ट्रेट 40 ppm विल बी द आंसर, राइट? हमने लिखा हुआ, ठीक है, राइट। चलिए ठीक है। नाउ अब आप ये कहते हैं कि सर और किस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन वेरियस वेज। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको
5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, 6 लीटर, मे बी वट एवर इज द वॉल्यूम, मैं आई एम गोइंग टू इरेज इट. होप यू हैव गॉट दिस. अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आती है, you have my number, right? I'm going to erase it. You please send your queries through WhatsApp. I'll clear your doubts. I have told you earlier also in classes. अब आप क्या कहते हैं कि सर और कैसे पूछा जा सकता है? ठीक है, देखो, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि if क्या हमें पीपीएम में कहता है कि 5 लीटर, मान लीजिए इफ 5 लीटर ऑफ aqueous NaCl solution is to be prepared. If 5 liter of aqueous NaCl solution, concentration भी लिख देता हूं, of concentration 4 ppm is to be prepared, तो बताइए कितना NaCl चाहिए होगा? 4 ppm is to be prepared. Find out the mass of क्या NaCl required. आपको कितना NaCl चाहिए होगा अगर आपको 5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है NaCl का, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? जिसकी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए 4 ppm. ठीक है, राइट. अब ये कैसे करेंगे सर? देखो, थिंग्स आर वेरी सिंपल. ppm, अच्छा, ppm के ये फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶. वेट सर, हमें मास तो दिया नहीं है, हमें तो वॉल्यूम दिया हुआ है. नॉट एन इश्यू, वाटर है ना, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो 5 लीटर विल बी इक्वल टू 5 kg. डेंसिटी वाटर की होती है 1, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, राइट? ओके, ठीक है सर. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट तो नहीं पता ना, सो x ले लीजिए. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? 5 क्या kg है? ठीक है, तो आंसर भी kg में ही आएगा. ठीक है, 10⁶. और कितनी कंसेंट्रेशन है? 4 ppm है. देखो, आपके पास ppm दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो x मान लीजिए उसको, क्या होगा? ये हो जाएगा सर 4 × 5 डिवाइडेड 10⁶. ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 kg. ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत कम है. मैंने पहले बोला था कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है इस टर्म का. सर, इसको ना आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, नॉट एन इश्यू. आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 10⁻6 से. kg को मिली